हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हमने अभी कल तक क्या देखे थे, प्रमुख न्यायिक निर्णय पढ़े थे। अब आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अधिनियम को। हमने न्यायिक निर्णय हम क्या करेंगे बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी और भी कुछ हो सकता है। अभी जो हाल में ही आपको पता होगा, अरावली पर्वत से संबंधित 2025 में जो अरावली की नई परिभाषा दी गई है, तो उससे संबंधित भी हमको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो अभी विवाद चल रहा है, तो ये पता नहीं, अब देखो क्या होता है। वैसे ये गलत है, तो अब ये हो जाए फाइनल, तब ही इसके साथ में लास्ट में क्लास लेके आऊँगा, तब तक ये कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये तो गलत है कि 100 मीटर से जो नीचे की पहाड़ियाँ उसको अरावली नहीं माना जाना चाहिए। ये नई परिभाषा दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो क्या है, जो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियाँ हैं वही क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ मानी जाएगी, बाकी को नहीं माना जाएगा। तो बताते हैं जो वैज्ञानिक विद हैं वहाँ के, जो उन्होंने बताया है कि 92 के समथिंग % जो है पहाड़ियों में, वो क्या 100 मीटर से नीचे की है। तो 7-8 पर 10% भी मान लो तो क्या मतलब निकलता है, जब सब पूरा टूट ही जाएगा तो फिर क्या मतलब। चलो ठीक है, फिर भी लेकिन बहुत ही वो, उससे बहुत नुकसान है, हर सभी को उससे नुकसान है। चलिए उसको हम क्या करेंगे, बाद में ही कवर करेंगे। तो चलिए आज हमको नया एक्ट पढ़ना है इसी से संबंधित। किससे? इसी से संबंधित, हमको पर्यावरण से ही संबंधित हमको एक्ट आज पढ़ने वाले हैं। क्या? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। कौन सा पढ़ने वाले हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंट अंग्रेजी में कहेंगे तो एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन CTION एक्ट 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमको पढ़ना। इसको शॉर्ट में कहें तो क्या कह सकते हैं, EPA भी बोलते हैं। क्या? EPA भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? EPA भी बोलते हैं। तो जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले उसके क्या पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। उनमें क्या पढ़ते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं डेट। क्या पढ़ते हैं? डेट, जिसमें हम 2 तारीखों को पढ़ते हैं। एक होती है क्या, पारित होने की, एक पारित, या इसी क्या बोलते हैं, अधिनियमित, ठीक है। एक दूसरी होती लागू होने की, लागू कब हुआ, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो ये इसकी जो एनवायरमेंट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, वो अधिनियमित कब किया गया? तो वो किया गया 23 मई 1986 को। कब? 23 मई 1986 को क्या किया गया था? ये अधिनियमित किया गया था या पारित किया गया था। लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 19 नवंबर। कब? 19 नवंबर 1986 को क्या हुआ था? ये लागू हो गया था। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो पारित कब हुआ था? तो 23 मई 1986 को क्या हुआ था? पारित हुआ था। और लागू कब हुआ था? 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं इसमें? दूसरी चीज हम देखते हैं अध्याय कितने हैं? तो अध्याय कहेंगे तो इसमें कितने? 4 अध्याय हैं। कितने? 4 अध्याय हैं। कितने? 4 अध्याय। धारा, सेक्शन कहेंगे तो धाराएं कितनी हैं? इसमें कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कुल कितनी धाराएं? कुल कितनी धाराएं? तो कहेंगे 26 धाराएं हैं। कितनी? इसमें कुल 26 धाराएं हैं। कितनी? 26 धाराएं हैं। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पूछ सकते हैं, किसी भी प्रश्न में इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डेट, पारित या अधिनियमित कब? 23 मई 1986 को। लागू कब हुआ? 19 नवंबर 1986 को। अध्याय कितने? 4। धाराएं कितनी? 26 धाराएं। कुछ 26 धाराओं को 4 अध्यायों में बांटा गया, ठीक है।
विभाजन मतलब 4 अध्यायों के अंतर्गत रखा गया। चलिए ठीक है, क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको क्या, इसके अन्य नाम भी हैं क्या, तो इसके अन्य नाम क्या है, इसके अन्य नाम भी हैं। इसको तो अन्य नाम से भी क्या, किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम अगर देखे जाए तो इसके अन्य किस नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इसको अन्य नाम से क्या जाना जाता है, इसके अन्य नाम है क्या, छत्रधारी कानून। क्या, छत्रधारी कानून। क्या, छत्रधारी कानून। तो ये कैसा, छत्रधारी का मतलब देखा होगा आपने, देखा होगा जो पहले राजा महाराजा होते थे तो क्या छत्र, उनके ऊपर छत्र, रथ के ऊपर छत्र लगा हुआ, छाता लगा हुआ होता था, छाता की तरह, तो उसको बोलते छत्रधारी। ठीक है, तो उसका मतलब होता था जो भी उसके अंडर में है वो सब कुछ क्या है, उसी के अंदर के, उसके अंतर्गत आता है। जो जहां तक उसका राज्य है, जहां तक वो छत्रधारी होगा उसी के अंतर्गत सब कुछ आता है। ठीक है, वही उनका सबका राजा है। तो ये भी, इसको भी छत्रधारी कानून बोला जाता है। तो ये क्या, किस चीज का राजा है, क्या सरकार का, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का, तो कहीं कि नहीं, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का नहीं है, ये किसका, पर्यावरण संरक्षण है। और पर्यावरण संरक्षण में क्या क्या आता है, तो पर्यावरण संरक्षण में क्या आता है, जल आता है। जल अगर नहीं है तो पर्यावरण खराब, प्रदूषण हो जाएगा। वायु, जल, वायु और क्या, मृदा। तो ये किसका, ये इसमें क्या, तीनों चीजें समाहित है पर्यावरण संरक्षण में, जल भी है, वायु है और मृदा है। तो इसका ये क्या है, समन्वय है। क्या, इन सब का क्या है, इसमें समन्वय है, इन सब का क्या है, समन्वय है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाए, छत्रधारी कानून भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, छत्रधारी कानून अगर नाम आ जाए तो क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को क्या कहेंगे, छत्रधारी कानून भी कहेंगे। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। अब देखते हैं कि ये जो 1986 में, तो 1986 में ही क्यों लाया गया, इसके पहले भी तो लाके लेके आ सकते थे। 1986 में ऐसी क्या मजबूरी थी जो 1986 में, इससे पहले भी जो कांड होते रहे, तब क्यों नहीं लाया गया, तो उसको समझते हैं क्यों नहीं लाया गया। क्या हुआ था 1972 में, आपने सुना होगा कि एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था 1972 में, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे, यूएन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, यूएन में हुआ था। तो यूएन में क्या, पर्यावरण संरक्षण से बात, वहां पे स्टॉकहोम सम्मेलन में कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण की वहां पे मुद्दा उठाया गया। ठीक है, तो वो पर्यावरण संरक्षण के उसमें इसको क्या कहते हैं, रियो डी जेनेरियो भी होता, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रियो डी जेनेरियो भी बोलते हैं। ठीक, तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, लेकिन जी किससे, ये वो उससे था, पर्यावरण, रियो डी जेनेरियो नहीं, ये पर्यावरण संरक्षण क्या था, ये है, ये कौन सा है, ये अपना कौन सा हुआ था, ये स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन में ही बोला गया था, सब बोला गया था कि सभी देशों में अपने अपनी जगह पर्यावरण को बचाने के लिए क्या, अपना एक एक कानून बनाना चाहिए। क्या कानून बनाना होगा, तो उसी के लिए फिर क्या क्या किया गया कि उसी के आधार पर फिर उसी को बेस मान के क्या किया गया, 1986 में पर्यावरण संरक्षण का कानून बनाया गया यहाँ भारत में। ठीक है, तो उसी को आधार बनाकर बनाया गया था। किसको, तो चलिए लिखते हैं कि अगर देखें कि इसको 1986 में ही क्यों लाया गया, देखिए 1986 में ही क्यों लाया गया, क्यों लाया गया, क्यों लाया गया। ठीक है, क्यों लाया गया, तो कहेंगे 1986 में क्या हुआ था, यूएन, कहाँ पर, यूएन में क्या हुआ था, यूएन में क्या हुआ था कि यूएन में हुआ था भैया स्टॉकहोम, यूएन के, या यूएन के कहाँ पे यूएन के कहाँ, स्वीडन में हुआ था। यूएन के स्वीडन में, क्या ये लिख सकते, यूएन के कहाँ पर, स्वीडन में, कहाँ पर, यूएन के स्वीडन में क्या हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, तो ये हुआ था कब, ये 1972 में। क्या, 1972 में क्या हुआ, यूएन के स्वीडन में क्या हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। ठीक है, अब उस सम्मेलन में किसकी बात हुई, तो सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण व सुधारों की बात की गई। इसमें क्या की गई, इसमें पर्यावरण
पर्यावरण संरक्षण व किसकी सुधार का क्या मुद्दा उठाया गया, क्या पर्यावरण संरक्षण व सुधार का क्या हुआ मुद्दा उठाया गया। जिसमें जब सम्मेलन खत्म हुआ तो इसमें निर्णय क्या लिया गया, इसमें निर्णय क्या लिया गया सम्मेलन खत्म होने के बाद, ये मुद्दा था। निर्णय क्या लिया गया, तो निर्णय ये लिया गया कि अपने अपने देशों में पर्यावरण संबंधित कानून बनाएं। सभी जो जितने देश शामिल थे तो उन्हीं को सभी को कहा गया कि अपने अपने देश में जाकर क्या पर्यावरण संबंधी कानून बनाए जाएं। तो क्या कहा गया, अपने 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 देश में पर्यावरण से संबंधित, अपने अपने देश में पर्यावरण से संबंधित क्या हो, कानून बनाए जाएं, ठीक, कानून बनाए जाएं, ठीक है। अब इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। तो अब ये क्या किया गया कि जो अंतरराष्ट्रीय ये समझौता हुआ, ये क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय समझौता। अब अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए क्या संविधान में है, तो कहेंगे बिल्कुल। तो अंतरराष्ट्रीय समझौते को क्या किसमें कैसा बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल है 253। अनुच्छेद 253 में क्या है कि अंतरराष्ट्रीय समझौता बनाने के लिए उसमें क्या दिया गया है, उसमें कानून को दिया गया कि इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, उस कानून को प्रभावी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कानून प्रभावी बना सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि अनुच्छेद या अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का प्रावधान है। क्या, कानून बनाने के लिए कानून बनाने का क्या प्रावधान है। तो अब हमको ये संविधान से भी हमको प्राप्त हो गया कि जो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय हमारा समझौता हुआ, तो अंतरराष्ट्रीय समझौते को क्या है, उससे कानून बनाने के लिए कहाँ पर, किसमें 253 में क्या है, एक कानून बनाने का प्रावधान है कि हम कानून बना सकते हैं, ठीक है। इसी को आधार बनाकर क्या किया गया, इसी को आधार बनाकर क्या किया गया 1986 में। कब, 1986 में क्या किया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। क्या किया गया, इसी को आधार बनाकर इसमें 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया, ठीक। कितनी चीज आपको समझ में आई होगी, समझ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि संविधान में जो पर्यावरण संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में जान लेते हैं। क्या संविधान भी हमें क्या पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताता है, तो आपने पढ़ा ही होगा बिल्कुल, जो हमारे क्या डीपीएसपी है। तो डीपीएसपी में आपने पढ़ा होगा एक आर्टिकल अनुच्छेद 48A पढ़ा होगा। वो क्या, इसी से पर्यावरण संरक्षण के बारे में क्या करता है, बात करता है, ठीक। फिर पढ़ा होगा आपने 51A पढ़ा होगा, वो भी इसी से बारे में बात करता है अनुच्छेद, जो मौलिक कर्तव्य है, तो वो भी क्या करता है, इसी संबंधित बात करता है। तो चलिए इसमें देखते हैं संविधान में पर्यावरण संबंधी अनुच्छेद देख लेते हैं। संविधान में पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद, ठीक है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं, पहला तो हमारा जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी क्या, डीपीएसपी में जो आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A क्या कहता है, अनुच्छेद 48 ये कहता है कि जो हमारा राज्य है, राज्य का इसमें मतलब है देश, भारत से क्या
राज्य का जो मतलब है इसमें देश भारत से मतलब है कि क्या कहता है कि इसमें पर्यावरण रक्षा और सुधार करने तथा देश में वनों तथा वन्य जीवों को रक्षा के लिए प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य। राज्य क्या करेगा? राज्य का मतलब देश। वो क्या करेगा? देश में वनों को, वन्य जीवों को, उनकी रक्षा के लिए क्या करेगा? कार्य करेगा, उनके लिए कानून बनाएगा। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं क्या लिखा है, इसमें क्या है कि राज्य लिखा हुआ है, राज्य, और राज्य का मतलब उसमें कहा गया कि भारत देश। ठीक है, राज्य का मतलब यहाँ एक राज्य से नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उससे नहीं, पूरा राज्य का मतलब यहाँ पे क्या है? भारत से। तो राज्य क्या करेगा? राज्य पर्यावरण की क्या करेगा? राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के या सुधार करने तथा, लिख सकते सुधार करने तथा, इसके लिए सुधार करने तथा देश वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। रक्षा करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। ठीक है, इतनी चीज इसमें लिखी है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा जो हमारा है, जो क्या है, मौलिक अधिकारों में दिया गया है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या दिया गया? मौलिक अधिकारों में, सॉरी मौलिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्यों में। तो मौलिक कर्तव्यों में क्या दिया गया है? 51 आर्टिकल, कौन सा? 51A, आर्टिकल 51A। इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया कि भारत का प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक क्या करेगा? भारत का प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की क्या करेगा? रक्षा करेगा। अब सबका है, लेकिन फिर भी क्या किया जाएगा? अरावली को तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। महान लोग हैं, कह नहीं सकते कुछ भी भैया किसी के लिए, नहीं तो तुरंत ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। चलो, इतनी चीज समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका पर्यावरण संरक्षण का जो अधिनियम 1986 लाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखते हैं हम लोग कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया है। फिर हम चलते हैं उद्देश्य के बाद, फिर हम चलते हैं सीधे डायरेक्ट इसके धारा 1 पर। फिर हम समझते हैं इसकी धारा 1 को, और फिर हम आगे बढ़ेंगे इस अधिनियम में। ठीक, तो अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जब पर्यावरण संरक्षण है तो उसमें आपको समझ में ही आ ही रहा होगा कि इसका उद्देश्य है जो पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए क्या किया था। उद्देश्य क्या था इसका? पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार। इसका उद्देश्य क्या? पर्यावरण की रक्षा और सुधार इसका उद्देश्य है। क्या है इसका उद्देश्य? है। ठीक है, और क्या था इसका उद्देश्य? और दूसरा उद्देश्य अगर देखा जाए तो क्या था कि स्टॉकहोम जो सम्मेलन है तो उसके निर्णय को देश में क्या करने के लिए? लागू करने के लिए। क्या? स्टॉकहोम सम्मेलन के स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णय को
देश में क्या करना, लागू करना, क्या करना, लागू करना। और फिर को क्या, मानवों के लिए, प्राणियों के लिए, मानवों के लिए, प्राणियों के लिए, वनस्पतियों के लिए, वनस्पतियों के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए, और किन के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए, और भी जो आदि की रक्षा के लिए, आदि की क्या, रक्षा के लिए इसका उद्देश्य था, आदि की रक्षा करना इसका क्या था, उद्देश्य था। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आगे की ओर। ये आप हमको बेसिक चीज इसकी पता चल गई है। अब आपको हम अधिनियम धारा 1 की ओर ले चलते हैं, और धारा 1 में आपको पता है कि धारा 1 में क्या होता है, वही चीज होती है जो हमको पहले से पता होती है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं धारा 1 की ओर। चलिए चलते हैं धारा 1। धारा 1, धारा 1 में क्या होता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। क्या होता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ये होता है किसमें, धारा 1 में। तो आपको संक्षिप्त नाम पता है, प्रारंभ पता है, विस्तार क्या, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में क्या होता है, इसका विस्तार है। अब देखते हैं धारा 2। धारा 2 में क्या होती है, परिभाषाएं। क्या होती है, परिभाषाएं। क्या होती है, परिभाषाएं। तो धारा 2 का देखते हैं, धारा 2 का या 2A, धारा 2 का या 2A में किसकी परिभाषा दी गई है, तो दी गई है पर्यावरण की परिभाषा। किसकी, पर्यावरण की परिभाषा किसकी दी गई है, धारा 2 का में किसकी दी गई, तो पर्यावरण शब्द लिखा, तो पर्यावरण की परिभाषा। वैसे ही हम जानते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण की परिभाषा सुना होगा, परिधन आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि का अर्थ चारों ओर, आवरण का मतलब घिरा हुआ। हमारे चारों ओर का जो आवरण, जो चारों ओर का आवरण जो हमारे जिससे घिरा हुआ, जीव जंतुओं से घिरा हुआ, जो आसपास की चीजों से, या हमारे चारों ओर का आवरण, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हम अपने चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग परिभाषा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ इसकी पर्यावरण की कुछ अलग परिभाषा है। तो यहाँ पर इसकी पर्यावरण की परिभाषा क्या है, तो यहाँ के इसमें पर्यावरण की परिभाषा में ये है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, अंतर संबंध, जो किसका किसका आपस में किसी के अंतर संबंध की बात की गई है। इसमें क्या है, इसमें अंतर संबंध है, इसमें अंतर संबंध की बात की गई। किसकी, अंतर संबंध, अंतर संबंध। इसमें क्या है, अंतर संबंध है, किसके किसके बीच में अंतर संबंध है। ये अंतर संबंध क्या है, विद्यमान है। क्या है, अंतर संबंध विद्यमान। किसके किसके बीच में अंतर संबंध विद्यमान है, तो देखेंगे, जल, अंतर संबंध जल होना चाहिए, वायु, यही परिभाषा लिखी हुई है कि जल हो गया, वायु हो गई, भूमि हो गया, क्या हो गई, भूमि हो गया, मानव हो गया, क्या हो गया, मानव हो गया, और भी जो जीवित प्राणी है, जीवित प्राणी क्या है, जीवित प्राणी, पौधे हो गए, और क्या हो गए, संपत्ति हो गई, सूक्ष्म जीव हो गए, और क्या कुछ बचा, तो इसी को कहा गया, इसको सबको कहा गया पर्यावरण। क्या कहा गया है, परिभाषा अगर देखा जाए तो क्या कह सकते हैं कि वह संबंध जो जल, वायु, भूमि,
मानव, जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्मजीव, संपत्ति के मध्य क्या है, अंतर संबंध विद्यमान है, उसी को क्या है, पर्यावरण कहेंगे। उसी को क्या है, के बीच जो जो बीच के इन सब के बीच में जो क्या अंतर संबंध विद्यमान है वो क्या है, पर्यावरण। किनके बीच में, जल, वायु, भूमि, मानव, जीवित प्राणी, पौधे, संपत्ति, सूक्ष्मजीव, इन सब के बीच में जो अंतर संबंध विद्यमान है उसी को हम कहेंगे पर्यावरण कहेंगे। तो यहाँ पे अलग परिभाषा हो गई, ठीक है। तो परिभाषा पर्यावरण की आपको समझ में आई होगी कि जहाँ पर ये सब चीजें हैं परिभाषा में पूछ भी सकता है, प्रश्न में पूछा भी गया है कि क्या है जो पर्यावरण की परिभाषा में शामिल नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या जल भी शामिल है, वायु भी, भूमि, मानव, जीवित प्राणी, पौधे, संपत्ति, सूक्ष्मजीव। तो संपत्ति को लेकर पूछा गया था, क्या संपत्ति शामिल है, तो यही पूछा गया था पिछले में, हो सकता कल लेके आऊंगा प्रश्न, ठीक है। ये वाला प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो उसमें ये है, तो पर्यावरण की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे और एक आध परिभाषा देखते हैं, फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या देख ली, पर्यावरण की परिभाषा। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा। किसकी, पर्यावरण प्रदूषक। धारा 2 खा में किसकी परिभाषा, पर्यावरण प्रदूषक। इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट क्या इंग्लिश में लिखना चाहते, ENVIRONAMT पॉल्यूटेंट, POLLUTANT, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषक, इनको कहेंगे, क्या कहेंगे, पर्यावरण प्रदूषक किसे कहेंगे। तो इसमें परिभाषा दी गई है, क्या परिभाषा दी गई, इसको लिखते हैं, क्या बताए, कोई ठोस, क्या, कोई ठोस क्या हो, या कोई पदार्थ क्या हो, क्या कह सकते हैं, वे पदार्थ या ठोस, द्रव, गैस के जो अवस्था में स्थित होते हैं, क्या होते हैं, कोई भी पदार्थ किस अवस्था में होते हैं, ठोस, द्रव, गैस की अवस्था में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब इनकी इतनी सांद्रता कि ताकि वो पर्यावरण को प्रदूषण ना पहुंचाए। अब यदि इनकी सांद्रता बढ़ जाती है तो वो पर्यावरण को क्या प्रदूषण पहुंचाने लगती है, तो उसी को क्या पर्यावरण प्रदूषक कहते हैं। तो उनकी उसी से संबंधित है। चलो देखते हैं, लिखते हैं कि कोई पदार्थ किसमें, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, कोई पदार्थ ठोस, द्रव, गैस में हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई पदार्थ किसमें, ठोस, द्रव, गैस में हो सकता है जो ऐसी सांद्रता, या इसको लिख सकते हैं ठोस, द्रव, गैस में हो जो ऐसी सांद्रता या उसकी मात्रा, सांद्रता को क्या बोलते हैं, मात्रा, क्या कह सकते हैं, सांद्रता या मात्रा में उपस्थित हो, मात्रा में क्या हो, उपस्थित हो जिससे क्या हो, पर्यावरण को नुकसान या क्या कह सकते हैं, क्षति या क्या कह सकते हैं, हानि पहुंचाए, तो वो क्या है, पर्यावरण प्रदूषक। कोई भी पदार्थ जो ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में रह सकता है और उसकी ऐसी मात्रा या सांद्रता जो उसकी उपस्थिति के लिए क्या पर्यावरण को क्या नुकसान, हानि या क्षति पहुंचाती है, उसको क्या कहेंगे, हम पॉल्यूटेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉल्यूटेंट कहेंगे। तो इतनी चीज आपको समझ में आई। इसके बाद आगे की परिभाषाओं को हम कल देखेंगे और आगे इसको कल और परसों में इसको समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमारी SSC GD की क्लास हिंदी की भी शुरू हो गई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।